एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसा वादा था आखिरकार 5:04 पर यहाँ स्टूडियो में हम हाजिर हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि आज का जो मसला है वो जम्मू कश्मीर को लेकर है। जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं उससे कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती है ये जानना आज के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल आज न सिर्फ एमयू जहां पर आज सुबह में मौजूद थी बल्कि जम्मू कश्मीर में भी है, क्योंकि वहां पर स्वतंत्र रूप से जिस तरीके से चुनाव हुए बगैर किसी प्रेशर के, उसके बाद क्लैरिटी से कुछ चीजें सामने दिख रही है। कहा यह जा रहा था कि 370 के बाद ये वो मैंडेट होगा जहां पर सूपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सूपड़ा साफ नहीं, बीजेपी को साफ तौर पर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में फायदा दिख रहा है। नतीजे अभी भी आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बैलेट से चुनाव हुआ। आंकड़ों के मुताबिक अभी जो लेटेस्ट आए हैं 6 पार्टियों का गुपकार गठबंधन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीडीपी जैसी पार्टियां शामिल हैं, वो सबसे आगे इस वक्त चल रही है। ध्यान दीजिए, ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और इसीलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए तब भी ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है, और जब नतीजे आए तो गुपकार गठबंधन इस वक्त देखिए आप सबसे आगे चल रहा है। इस चुनाव में पहली बार बीजेपी ने कश्मीर घाटी में सेंध लगाई है। एक महिला समेत बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। जम्मू इलाके में बीजेपी नंबर 1 पार्टी साबित हुई है। कुल मिलाकर इस चुनाव ने पाकिस्तानी आतंक और 370 हटाने का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। उनके मुंह पे यह करारा तमाचा है। आतंकियों की लाख कोशिशों के बावजूद आधे से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अराउंड 53% वोटिंग हुई। पाकिस्तानी आतंक की साजिशों को नाकाम किया गया और इसीलिए हम कह रहे हैं कश्मीर में जमहूरियत जिंदाबाद। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर खास मेहमानों से आपका तारुफ। सीट पे मैंने कंटेस्ट किया था, वहाँ 64% पोलिंग हो गई और 64% पोलिंग होने के बाद भी 50% पोलिंग हमारे फेवर में होती है। तो ये दर्शाती है कि आने वाले टाइम में जो यहाँ पे कमल होगा वो हर साइड से खिलेगा और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी। पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डीडीसी के चुनाव में हम जम्मू रीजन में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर वैली में भी हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया हुआ है। 370 के पार लोकतंत्र की जय जयकार। और आपको बता दें जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ सलमान निजामी साहब जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राऊ भट्ट साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि पीडीपी के नेता हैं। अहमद अयाज साहब जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सुशील पंडित साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि सह संस्थापक है रूट्स इन कश्मीर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जो पीडीपी के राऊ भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं उनसे शुरुआत करना चाहूंगी। तो राऊ साहब, क्या करूं, मुबारकबाद दूं, जमहूरियत जिंदाबाद कहूं, या जिस बात की आप लोग कस्में खा रहे थे और जिस बात के लिए आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि भाई देखिए यहाँ सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे, सबसे आगे तो आप ही लोग चल रहे हैं। राऊ भट्ट हमारे साथ इनफैक्ट अभी जुड़ नहीं पाए। सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, मुझे ये जानकारी मिली है आज आपका बर्थडे है, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं चाहती हूं कि आप शुरुआत करें अपने डिबेट की और ये बताइए कि ये तो हैप्पी वाली फीलिंग आज जम्मू कश्मीर की भी है, जबकि आप तमाम लोग यही कह रहे थे कि ना हो पाएगा। कश्मीर को तो तबाह कर दिया 370 हटाने के बाद। देखिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने बड़े विशेष किया, और जम्मू कश्मीर के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा मैंडेट दिया। हैरानगी की बात यह है कि आपने कहा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट क्या है कि भाजपा की 50% जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो सारे जम्मू कश्मीर में थे,
और ये दावा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है अब वो चेंजेस आएंगी, वहां बदलाव होगा, ये होगा वो होगा, 370 हट गया। तो क्या हुआ? ओवरऑल आप देखें, आप खुद कश्मीर में रह के आई हैं, आप जम्मू में देखिए आज बीजेपी का क्या हाल हुआ है। वहां इंडिपेंडेंट, कांग्रेस और एनसी के लोग जीत रहे हैं। बीजेपी जो है, जो 25 सीटें ली थी उन्होंने एमएलए की, आज उन सीटों पे हार गई है। और कश्मीर में कोई बड़ी फतेह उन्होंने हासिल नहीं की कि एक पंचायती मेंबर 1-2 उन्होंने जीत लिए। जब शहनवाज हुसैन साहब जैसे लोग, नकवी साहब जैसे, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर सब वहां बैठे हुए थे, सब जोर उन्होंने लगा दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। बाबा जी का ठुल्लू मिल गया, क्या मिला? ये कोई सेलिब्रेशन तो नहीं है। आपको खुशी किस बात से हो रही है? बीजेपी के सीटें ना हासिल करने की खुशी है कि उस बात के गलत हो जाने की खुशी है कि अब यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो पाएगा, ये तबाह और बर्बाद हो गया? और देखिए क्या शानदार तरीके से, कामयाब तरीके से चुनाव हुआ। आपको खुशी किस बात की है? हम डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, एनसी, यही तो हम चाहते थे। इसलिए हमने विरोध किया कि मत हमारे नेताओं को अंदर करो, बाहर छोड़ो, चाहे आप जीतो हम जीतो वो सेकेंडरी सवाल है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से हर कोशिश की, चाहे ईडी लगा दी, फारूक अब्दुल्ला साहब के पीछे, महबूबा मुफ्ती को जेल में रख दिया, कांग्रेस के लोगों को जेलों में रख दिया, हमें सिक्योरिटी नहीं दी, हमें कैंपेनिंग करने नहीं दी, खुद 5-5 गाड़ियां रखी, सिक्योरिटी के कमांडो रखे, लेकिन हमें काम करने नहीं दिया ग्राउंड पे। तो इसलिए फिर भी लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो साफ है कि भाई आप जीरो हो जम्मू कश्मीर में। लोग आपके उस फैसले को रिजेक्ट करते हैं। तरफ से बातचीत कर रहे हैं आप गुपकार ग्रुप की तरफ से बातचीत कर रहे हैं या आप थोड़ा सा क्लोज कांग्रेस की तरफ से बातचीत कर रहे हैं? मेरे समझ से परे हैं। फिर भी सुधांशु जी बने हुए हैं। सुधांशु जी, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरा, पहले का चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव हो ही नहीं सकता। अब चुनाव जीत गए तो कह रहे हैं कि सारी मशीनरी तो आपके पास थी, आप तो फेल हो गए, आपने जो किया उसका आपको यहाँ पर पनिशमेंट मिला। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज का जो ये कश्मीर का चुनाव है ये अपने आप में युगांतकारी है, जिसे कहते हैं इपॉक में। रीजन इज कि आप देखिए कि आज से केवल 10 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था, भाजपा कोई वजूद नहीं माना था जम्मू का। 6 साल पहले कश्मीर घाटी में कोई वजूद नहीं था, और आज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाए। इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। इसका मतलब हम जम्मू कश्मीर की राजनीति के केंद्र में आकर स्थापित हो गए। किसके समर्थन के आधार पर? जनता के समर्थन के आधार पर। आप बताइए, इसी चुनाव के दौरान शहनवाज जी की सभाओं में कई जगहों पे झंडा भी लहराया गया, इवन कई जगहों पे भारत माता की जय भी बोल दी गई। ये जवाब उनके लिए था जो कहते थे घाटी में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहां सैकड़ों और हजारों लोग कंधा ही नहीं दे रहे थे, बड़े उत्साह के साथ भारत का झंडा उठाकर बोल रहे थे। तो इसलिए जो इसमें परिवर्तन आया है ना, वो सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, इसको एक सामाजिक परिवर्तन भी समझिए। और अभी देखिए, निजामी साहब बड़े आवेश में बोल रहे थे, मंत्री आ गए, बाहर से आ गए। अरे जनाब, आप तो कश्मीर के वो लोग थे जो कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन से लेके और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री तक कहीं भी जाकर हल्ला मचाने को तैयार थे। आज उनको इस बात की प्रॉब्लम लग रही कि बाहर से आ गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर का यह परिवर्तन लोकतंत्र की विजय है, जनता का लोकतंत्र की विजय आपकी विजय में क्यों तब्दील नहीं हो पाई? सुधांशु जी, जम्मू कश्मीर में क्यों आपको उतनी सीटें जितनी उम्मीद की जा रही थी नहीं मिली? क्या वजह है? चलिए, कश्मीर को लेकर आप कह सकते हैं कि वहां पर आपके हक में माहौल नहीं था, पूरा का पूरा गुपकर ग्रुप जो है बाकायदा साइन कर दिए थे, अब हम साथ लड़ेंगे, अब उनका फ्यूचर वो आगे की बात है। लेकिन जम्मू में क्यों आपका इतना जो सोचा गया था रिजल्ट वैसा नहीं आया? देखिए, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें पार्टी का महत्व बहुत अधिक होता है। विधानसभा में 75% पार्टी का महत्व होता है और 25% कैंडिडेट। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग एमएलए इंडिपेंडेंट जीत लेते हैं, एमपी इंडिपेंडेंट जीतना नहीं पॉसिबल होता। जो लोकल बॉडीज होते हैं उसमें कई बार व्यक्तिगत प्रभाव भी बहुत होता है। किसी के पास 1500 वोट भी है तो वो भी हार जीत को डिसाइड करवा सकता है, मतलब खुद जीते ना जीते दूसरे की हार जीत को तय करवा सकता है। यानी वहां पर व्यक्तिगत के साथ साथ पार्टी का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बावजूद पार्टी यदि जीती है, जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि पार्टी के जनाधार में व्यापक वृद्धि हुई है और इस बात को स्वीकारना चाहिए। और इस पर रूबिका जी, मुझे याद आता है, हम लोग बचपन में सुनते थे, कांग्रेस एक नारा लगाती थी, सारे भारत से नाता है सरकार चलाना। अब सरकार चलाना उन्हें आता है नहीं आता है तो जनता ने कई साल पहले सिखा दिया।
अब जब लेह की काउंसिल में भी भाजपा, कश्मीर घाटी में हमारा खाता खुला, तिरुवनंतपुरम में हम सबसे बड़ी पार्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हैदराबाद में हमने जो प्रभावी स्थिति दर्ज कराई, तो अब हमें लगता है कि हम बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है आज की डेट में, ठीक है सारे भारत से। सुधांशु जी, मैं अब आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। सुशील पंडित साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील साहब, आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और बीजेपी जम्मू कश्मीर में क्यों इतना बढ़िया नहीं, मतलब हैदराबाद में बहुत शानदार कर देती है, अलग अलग जगह पर अपने खाते खोल देती है, लेकिन जम्मू में थोड़ा सिकुड़ जाती है, क्या वजह लग रही है? आप तो बहुत ईमानदारी से और सच्ची कड़वी बात कहते हैं। देखिए, जम्मू भाजपा का गृह क्षेत्र है। जम्मू ही भाजपा को जम्मू कश्मीर की राजनीति में हैसियत देता है। जम्मू से ही भाजपा के 25 विधायक जीते थे। दोनों सांसद जम्मू कश्मीर के भाजपा के जम्मू क्षेत्र से ही हैं। वहां की 140 सीटों में से अभी 50 से कम में उनकी बढ़त है। ये उनके लिए एक सदमे से कम नहीं होना चाहिए, खासकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में जहां इस वक्त जिहाद के खिलाफ कांटे की लड़ाई चल रही है और भाजपा को अपनी पूरी की पूरी जमीन इंटैक्ट रखने की जरूरत है। वहां अपने गृह क्षेत्र में वो उखड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ये चिंता का विषय है। रही कश्मीर की बात, वहां मैं सुधांशु जी के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि ये स्थानीय चुनाव हैं। उम्मीदवारों के दमखम पर कई बार वोट मिल जाते हैं और पार्टी मायने नहीं रखती। आप देखिए कितने निर्दलीय जीत रहे हैं। तो उम्मीदवारों की मेहनत और उनका दमखम भी काम करता है। कई बार पार्टी कोई भी हो, उसके बावजूद वो जीत जाते हैं। इन्होंने खाता खोला है तो घाटी में इसके लिए उन्हें मुबारकबाद जरूर देनी चाहिए। ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने सही कहा शुरू में कि गुपकार गठबंधन ने आकर के कहा था कि हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होता, राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता, और ये इस झांसे में आ गए। इन्होंने सोचा कि चुनाव की घोषणा कर देते हैं, एक तरफा जीत मिल जाएगी, और फंस गए जब गुपकार गठबंधन ने कहा कि नहीं, हम न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आज उनके हाथ में तश्तरी में परोस के ये मौका दे दिया कि देखिए साहब, घाटी का जनमत 370 के हटाए जाने के खिलाफ है, राज्य तोड़े जाने के खिलाफ है। और ये घूम घूम कर वही बोलेगा गुपकार गठबंधन। और ये मौका हाथ में देने का काम भाजपा ने इनको किया है, क्योंकि पिछले साल भर में, रूबिका जी आधा मिनट लूंगा, पिछले साल भर में केवल 370 हटाकर इन्होंने जमीन पर जिहाद का जबड़ा नहीं उखाड़ा है। वहां की व्यवस्था में जो शिकंजा था जिहाद का, उसको नहीं तोड़ा है। वहां की नौकरशाही में, वहां की निचली न्यायपालिका में, वहां के मीडिया में, एकेडमिया में, वहां की सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिहाद का शिकंजा बरकरार है। और इनकी नीतियों में भी केवल घाटी प्रेम है, केवल दिल जीतना, विश्वास जीतना घाटी का, जम्मू के कीमत पर, ठीक है, उनकी नौकरियों की कीमत पर ये चल रहा है। इसीलिए जम्मू से उखड़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जम नहीं पा रहे हैं। देंगे। राऊ भट्ट साहब मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं, पीडीपी के नेता हैं, मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राऊ साहब, आप मुझे ये बताइए, ये गुपकार ग्रुप कब तक चलेगा और इसे लीड कौन करेगा, महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला? देखिए, सबसे पहले मैं गुपकार अलायंस को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो नेशनलिस्ट है और लोगों ने उनकी कॉल पे लबैक किया। और हमारा जो चुनावी मुद्दा 370-35 की बहाली है, तो हमने एक डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाया, लोगों ने वेलकम किया। तो इनको मानना चाहिए कि लोग जो यहाँ चाहते हैं, लोग यहाँ जमहूरियत चाहते हैं, जो लोग यहाँ पीस चाहते हैं विद डिग्निटी एंड ऑनर, लोगों ने इनको नकारा है। लोगों ने इनकी, जो आपने देखा कि यहाँ गुंडागर्दी चली, कल आपने देखा होगा कि हमारे जो सीनियर नेता है नईम अख्तर साहब, पीर मंसूर साहब, स्टैंड इतना बदला क्यों? पहले आपने कहा जब तक 370 नहीं हटाएंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर अचानक आपने कहा कि नहीं भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे, फिर आपने कहा नहीं हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला और मैं सच में आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ राव साहब कि आपकी इस अलायंस को जीत हासिल हुई है। पर आप तो वही लोग हैं ना
रऊफ साहब जो ये कह रहे थे कि हमें किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे, ये बीजेपी वाले जो हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, फिर कैसे जीत गए आप लोग? हमारी भी बात सुनिए, हमें भी बात करने का मौका दीजिए ना। देखिए, ये बीजेपी चोर दरवाजे से आना चाहती थी। इनकी पूरी कोशिश थी कि यहाँ बाइकाट लोग करें और ताकि ये चोर दरवाजे से आए, और जो ये जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे यहाँ सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ कोई जहाँ आपने देखा बेड़ा गर्क हुआ है जमहूरियत का, उसको हम ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो है किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी। बेड़ा गर्क कैसे हुआ जमहूरियत का? जमहूरियत का जीता जागता सबूत तो अभी डीडीसी के बहुत शानदार तरीके से हुए चुनाव है, और उसमें आपको जीत मिल रही है। क्या ये जमहूरियत की जीत नहीं है? देखिए, ये अगर किसी को क्रेडिट जाता है, ये गुफ्कार अलायंस को क्रेडिट जाता है, जिसके कॉल पे लोग जोर बाहर आए। ये तो कामयाबी है ना। हमने तो जमहूरियत को, वो गुफ्कार अलायंस जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, काम किया। जो लोग हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो गुफ्कार अलायंस जो ये कह रहा था कि किसी कीमत पर हम चुनाव नहीं जीतेंगे क्योंकि बीजेपी वाले चोर दरवाजे से एंटर करेंगे, तो फिर आप चुनाव जीत कैसे रहे? रऊफ साहब मुझे ये तो बताइए, कैसे जीत रहे हैं? जब पूरी मशीनरी इनके हाथ में थी तो आप कैसे जीते? कोई भी स्पेस इनके लिए नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, लोगों की आवाज जो है, लोगों की आवाज को मानना होगा। लोग यहाँ नेशनलिस्ट हैं, लोग यहाँ चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस रेस्टोर हो, लोग यहाँ अमन चाहते हैं, लोग यहाँ विकास चाहते हैं। इन्होंने कौन सा विकास मुल्क में 7 साल किया? जरा मुझे बताइए। आप मुझे बताइए जीडीपी का हाल, आप मुझे बताइए इकोनॉमी का हाल, आप मुझे बताइए फैक्ट्रीज का हाल, आप मुझे फार्मर्स का देखिए क्या हाल है। सुधांशु जी बताएंगे, अभी सुधांशु जी आपको बताएंगे। रऊफ साहब आप पूछिए और दिल खोल कर पूछिए। यही तो जमहूरियत की जीत है कि आप हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हर सवाल पूछिए, हर कड़वा सवाल पूछिए, लेकिन उस डेमोक्रेसी की आड़ में आप हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर कमतर या झूठा तो नहीं कर सकते हैं ना। खासकर जमहूरियत जमहूरियत ये चिल्लाकर सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव तो आप मत नजर आते हैं। अभी भी देखिए काउंटिंग हो रही है, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो ये काउंटिंग हो रही है, इसमें साफ तौर पर जो गुफ्कार अलायंस है वो सबसे आगे है। अभी कुछ ही देर में आपको टैली भी हम दिखाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पीडीपी से रऊफ भट्ट साहब है, सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अयाज भट्ट साहब जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, सलमान निजामी साहब भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। सुधांशु जी, पहले मैं चाहूंगी आप रऊफ साहब ने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब दें और उसके बाद अयाज साहब आपका रुख। देखिए, रऊफ साहब ने जो कहा है इसमें सबसे जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग 370 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को यानी संवैधानिकता को चुनौती दे रहे थे, उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 370 हटने के बाद इसी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो जिले के चुनावों में लड़ना स्वीकार किया है। मैं ये मानता हूं कि जो स्टेटस सितंबर-अक्टूबर 2019 में चेंज हुआ था, ये उसकी व्यापक स्वीकार्यता यानी एक लार्जर एक्सेप्टेबिलिटी का प्रतीक। क्योंकि जो लोग ये कहते थे साहब ये तो हो ही नहीं सकता। और एक और भाई मजेदार बात है, ऑन द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा कि भाई जो लोग तो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं सदर रियासत होना चाहिए, 1953 बहाल होना चाहिए, यानी इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो आज यूनियन टेरिटरी होने के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि उन्हें भी हकीकत का एहसास हो गया, जिससे हिंदी में एक कहावत होती है कि जो सीएम से पीएम बनने की बात कर रहे थे, अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में लड़कर कह रहे हैं कि हम जीत गए, यानी चले थे 24-26 बनने और रह गए 2 बनने। तो इसलिए हार जीत किसी की भी हो, जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित हुई है, वह 370 हटने के बाद सरकार के इस संवैधानिक कदम की स्वीकार होगी। सलमान निजामी जवाब दीजिए भाई। चौबे जी 26 जी बनने चले, दुबे जी बनकर लौटे। देखिए सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा मैंडेट है। 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में कैसे हिस्सा लेना है। बिल्कुल। देखिए सुधांशु जी ही शायद वो शख्स थे जो जम्मू कश्मीर में कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे, बाकी पूरी बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में पहरा लगाए बैठी हुई थी कि हमने भाई जीतना है वहां। लेकिन आज ये मैंडेट, जैसे रूप भाई ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया कि हम 370 के फैसले का अपोज करते हैं उसको, और जो हमारी आपने जमीनें छीनी, जो हमारी आपने नौकरियां छीनी,
जो हमारा रोजगार छीना आपने, और रोशनी एक्ट में इन्होंने साजिश के तहत हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश की कि वहां जो है इन्होंने चोरियां की हैं, ये डाका मारा है, फारूक अब्दुल्ला पे ईडी रेड करवा दी, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी। हर कोशिश की, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, हर मजबूती के साथ अपोजिशन को सप्रेस करने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया, उसके एक कैंडिडेट को जो है एनआईए ने अरेस्ट कर दिया। लेकिन फिर जवाब क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? फिर भी हार गए। इतनी कोशिश करने के बाद भी इन्होंने हर ताकत लगाई कि जम्मू कश्मीर में अंबानी अडानी का पैसा तक भी लगा दिया, लेकिन लोगों ने जो है वहां मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग भिखारी नहीं हैं, कि वो आपके पैसे से और आपके दबाव से डर जाएंगे। ये मैसेज जो है भाजपा के लिए है। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को, अगर जम्मू कश्मीर की जनता को 370 हटाने के बाद एक जवाब देना होता तो जम्मू तो नहीं तो फिर कश्मीर में, अरे तो कश्मीर में आप मुझे बताइए ना, बीजेपी को 4 क्यों मिली? उसने तो अपनी जिंदगी में 2% से आगे कभी वोट परसेंट देखा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ भी रिवॉर्ड मिल रहा है, वहां जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर सच में जम्मू कश्मीर की जनता को इतनी नाराजगी और गुस्सा था तो फिर हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों लिया? You fall flat on your face, क्योंकि ये झूठ है जो आप कह रहे हैं कि हम तो गुस्सा है, हम नाराज हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव और चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन चुनाव के नतीजों में अभी जो टैली बताई जा रही है वो ये है कि बीजेपी 44 के आसपास, गुपकार जो अलायंस है वो 88 के आसपास, और ये देखिए आंकड़ा लगातार बदलता भी जा रहा है। बीजेपी 54 पर, गुपकार 95 पर, कांग्रेस 19 पर, और अदर्स के खाते में 63 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जम्मू में 10 जिले हैं, कश्मीर में 10 हैं, और इस लिहाज से आप देखिए जिले में कुल 14 सीटें हैं, तो वो हो जाती है लगभग 20 जिलों में 280 सीटें, और उसी का आंकड़ा आपको इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अभी भी काउंटिंग जारी है। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं अहमद अयाज साहब। मैं आपसे टिप्पणी चाहती हूँ और माफी चाहती हूँ कि शुरुआती आधे घंटे में आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन आपका क्या कहना है? ये चुनाव क्या बता रहे हैं? ये चुनाव ये बता रहे हैं कि ये वो मैंडेट है कि जम्मू कश्मीर ने बता दिया है कि अब हम आगे की तरफ देखेंगे, नो यू टर्न, नो गोइंग बैक। इलेक्शन पहली बार जम्मू कश्मीर में मुनक्कद हुआ, और इससे एक फायदा ये हो जाएगा लोगों को, क्योंकि हर एक की एडमिनिस्ट्रेशन तक रसाई नहीं थी उनके अपने इलाके के मसाइल जैसे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो हल कराने का। तो ये जो काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स है, उनके तक रसाई इलाकों में हो सकती है, तो वो एक फायदा होगा लोकल डेवलपमेंट के लिए। तो उस हद तक तो ये सही बात है और अच्छी बात है और अच्छी डेवलपमेंट मानी जानी चाहिए। तो जहां तक लोगों का इलेक्शन में वो हिस्सा लेने का ताल्लुक है, बहुत तादाद में बाहर आने का ताल्लुक है, उसके 2-3 कंसिडरेशंस है। एक ये कि जो लोकल लेवल के कैंडिडेट्स थे अपने एरिया में, उनकी काफी पकड़ है, उनकी काफी इन्फ्लुएंस है, तो वो एक वजह है कि वोटिंग में ज्यादा हिस्सा लिया गया। और दूसरा डेवलपमेंट का भी कुछ ख्याल रखा गया कि भाई डेवलपमेंट के लोग डेवलपमेंट भी कहते हैं कि डेवलपमेंट भी कुछ कमी है डेवलपमेंट के इलाकों में। तो तीसरी ये कि गुपकार अलायंस ने जो एक ऐलान करा तो कि बाहर आना है और बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, तो ये 2-3 चीजें मेरे नजदीक है। ठीक है अयाज साहब, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आपने कहा कि एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट, एंटी बीजेपी जो फीलिंग थी, जैसा आप कह रहे हैं बकौल आपके, उसको एक जगह चैनलाइज करने के लिए गुपकार अलायंस जो है वो साथ में आ गया। अब रऊफ साहब, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, मुझे ये तो बताइए इस गुपकार अलायंस का हेड कौन हुआ, मुखिया कौन हुआ? आगे भी आप लोग ऐसे ही साथ रहेंगे ना? तो कौन, महबूबा मुफ्ती के फारूक अब्दुल्ला? देखिए ये आप छोड़िए, हम पे ही छोड़िए, ये जरूरत नहीं है। वक्त आने पे मैं थोड़ी डिसाइड कर रही हूँ, मैं आपके पर छोड़ रही हूँ, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। मैंने थोड़ी कहा कि नहीं मैंने चुन लिया अपना नेता। मैंने कहा वक्त आने पे सबको पता चलेगा, इसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। टाइम इज द बेस्ट जज। और दूसरी बात पे कहना चाहूंगा, यहाँ जो लोग हैं पीस लविंग लोग हैं, यहाँ नेशनलिस्ट लोग हैं। आप जो ये
इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये ना करें आप लोग। यहाँ लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हमने जमहूरियत का रास्ता चुना, हमने चुना जमहूरियत का रास्ता और लोगों ने मैंडेट दिया। लोगों ने इस मैंडेट को जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो सरकार है इसको क्या जमहूरियत का रास्ता चुना जाएगा? आप लोग आपस में वोट करके अपना नेता चुनेंगे या थोपा जाएगा नेता? उसे रेस्टोर करना होगा। देखिए ये जो है आप इस चीज को ट्विस्ट दे रहे हैं। आप इस बात अरे मुझे इंटरेस्ट है भाई, मैं गुपकार अलायंस का मुखिया कौन, मुझे जानना है सर। अब इसमें क्या, अब ये जमहूरियत में मुझे जानने का तो हक है ना, और पूछने का भी हक है। बस इतना बता दीजिए। अच्छा ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप एम बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगी महबूबा मुफ्ती, आप एफ बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगी फारूक अब्दुल्ला। नाम ना ले पाए तो लेटर्स ले लीजिए। देखिए हमारा जो फोकस है स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर करवाना, जो हमारे लीडर के कैसे करवा पाएंगे? हमें दिया है इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें दिया है। होगा ना जो डिसाइड करेगा। मुखिया कौन आपका? न सिर्फ स्टेट में बल्कि पूरे मुल्क में जो है विकास हो, जो मुल्क की प्रायोरिटीज है उन पे फोकस हो। अरे वो तो मैं समझ गई। मैं हाँ आपकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं। बहुत नहीं मैं समझ गई। देखिए यहाँ जो है रोज लोग मर रहे हैं इसको। अरे भाई इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि गुपकार अलायंस का लीडर कौन, बता दीजिए। उस पे फोकस करने की जरूरत है। हाँ फोकस गुपकार अलायंस करेगा ना, और गुपकार अलायंस का एक लीडर होगा। वो लीडर कौन? सुधांशु जी। क्या मतलब लीडर बताने में पहली बार मुझे लग रहा है किसी को दिक्कत हो रही है। देखिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब दोनों पार्टियां एक हो गई और कांग्रेस का भी परोक्ष रूप से समर्थन कई जगहों पे, उसके बाद तो इतनी सीटें पाकर इतनी प्रसन्नता हो रही है। जानते क्या ऊपर कहावत होती है कि पी ना पाओ तो ढरका जरूर दो। यानी एक गिलास रखा हो मेज पे, तो आपको लगे कि मैं पी नहीं सकता तो हिला डुला कर गिरा दो किसी तरीके से। तो गिराने के लिए तो कई लोग मिलकर भी गिरा सकते हैं, चुपचाप नजर बचाकर पैर मारकर गिरा सकते हैं, पर पीने के लिए तो एक बार में एक ही आदमी पी पाएगा ना। तो ये ढरकाने वाला काम तो करके अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं, पीने वाले काम में बता नहीं पा रहे हैं कि भाई जब कार्य करना होगा, अगर आप उस विकास की बात करते हैं, अगर आप उनके प्रति कोई सच्ची ईमानदारी है तो कोई एक नेता तो होगा। मगर आज स्थिति ये होगी कि वहां पर जब बात आएगी तब आपस में देख लेंगे। जैसे कहावत एक और होती है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में बतेरे। कोई बात नहीं, बाहर वालों से लड़ लिए, अब अंदर लड़ेंगे, ताल ठोक कर देखेंगे कि कौन जो है किसके ऊपर भारी पड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें यह देखना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता की है कश्मीर की जनता ने। अब गुपकार अलायंस को जो जिम्मेदारी मिली है, अब ये उनको दिखाना होगा कि वो जिम्मेदारी के कितने काबिल हैं या नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने ये तो कह दिया कि इनके ऊपर जिम्मेदारी है। आपने अभी तक मुझे जम्मू का जवाब नहीं दिया कि वहां आपने ऐसी कौन सी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया कि नाराजगी? देखिए जम्मू में निश्चित रूप से हमारी जो सीट वो अपेक्षा अनुसार हमारी अधिक आनी चाहिए थी, परंतु मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि भाई जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उनमें कई बार लोकल कैंडिडेट का महत्व, मैं सिर्फ प्रत्याशी की अपनी बात नहीं करता हूं कि हमारा प्रत्याशी बेहतर, दूसरे का प्रत्याशी बेहतर। अरे कोई थर्ड प्रत्याशी खड़ा हो गया जिसके 1000 अपने वोट, उसी ने हार जीत को तय करवा दिया। इसीलिए मैंने आपसे जो कहा, बिल्कुल लोकल बॉडीज में निर्दलीय सबसे ज्यादा। सुधांशु त्रिवेदी जी की बात से कितना आप सहमत हैं? देखिए आपने बहुत सही सवाल किया, उसको घुमा फिरा के उन्होंने सुधांशु जी ने किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल एक ही है, उसका जवाब ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट किया जम्मू कश्मीर में। ये इसको एक्सेप्ट करें, आप बोले ये सेलिब्रेट करें, एक दो इनके लोग जो हैं जीते हैं उनको ये इंडिया गेट पे खड़ा करके सेलिब्रेट करें, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल जो मेजॉरिटी है जम्मू कश्मीर की, और ये फिर बोलते कि भाई जो है इन्होंने बाइकआउट किया था, 100 वोट से 200 वोट से जीत गए, लेकिन जिन वोटों से बीजेपी जीती है उसमें मार्जिन सिर्फ 200 या 100 का होगा, लेकिन जिन वोटों से अपोजिशन के नेता जीते हैं बीजेपी को हरा के और बाकी तंजीमों को हरा के, वो मार्जिन जो है 1500, 2000, 3000, 4000 से ऊपर है। दैट मीन्स कि लोगों ने यह फैसला लिया था कि हम
पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में और भारी अक्सरियत से बीजेपी को हराएंगे जम्मू कश्मीर में। वो जम्मू ने भी साबित किया, वो कश्मीर ने भी किया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक है। एक खूबसूरत फूल था जिसको इन्होंने निचोड़ के अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब इनको ये रियलाइज होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में रोजगार पे फोकस करिए, नौकरियों पे फोकस करिए, हमारी स्टेट हमें वापस दीजिए। हमें 2G आज भी हम 2G से चुनाव के नतीजे तो सुशील पंडित साहब ऐसे हो गए हैं कि सलमान निजामी जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से कंक्लूजन निकाल दें, रऊफ भाई जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से कंक्लूजन निकाल दें, आप जैसा चाहे आप कंक्लूड कर लीजिए। ये तो वैसे वाले नतीजे आ गए। नहीं, ये आपने शुरू में एक जुमला कहा था, चित भी मेरी और पट भी मेरी, उसमें एक तीसरी लाइन भी है, अंटा मेरे बाप का। चुनावों के वक्त यही महबूबा मुफ्ती थी, कहती थी कि वोट डालने से क्या होता है, लोगों के घर से निकलकर लाइनों में खड़े होकर वोट डालने से या चुनाव कराने से कुछ नहीं होता। ये उनका जमहूरियत में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, लोगों की राय में ये यकीन है उनका। और इस तरह उन्होंने इन चुनावों को पहले तो कहा था कि लड़ेंगे नहीं, बाद में कहा कि अरे जब लोग इतनी संख्या में वोट डालने आ रहे हैं तो इसका कोई मायने नहीं है, और आज ये कह रहे हैं कि साहब हमने जीत गए और इनको हरा दिया। ये भी ना करें, तो ये अपनी सुविधा लोगों को मारते जाएं, अपनी सुविधा का मतलब है जाएं, जमीनें छीनते जाएं और हम चुप करके घर में बैठे। नहीं, आपका जुल्म आप अपना घर भरते जाएं, घर में बैठे, आप जमीनें हड़प करते जाएं, जब आप हुर्रियत के साथ आंख मिचौली खेलते जाएं, जब पार्टिसिपेट आप जमीनें हड़प करते जाएं, आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट में लोगों को अंदर करें तो ठीक, आप खुद अंदर हो जाएं तो गलत। कश्मीर में आज आप लोगों को लूटें तो ठीक, लोग जो है और लोग आकर के वोट दें तो गलत। कामयाब नहीं हुई। आप पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करें, आप चीन को जम्मू कश्मीर में घसीटें तो ठीक, किसी भी ताकत आप जम्मू कश्मीर में चीन को घसीटें, पाकिस्तान को घसीटें, हुर्रियत के साथ आंख मिचौली खेलें तो ठीक कर दिया। और अगर वोटर ये बात तो मान लीजिए ना, ये बात तो मान लीजिए ना कि 370 के बाद डेमोक्रेसी की जय जयकार हुई है। सलमान निजामी, रऊफ साहब, अयाज भट्ट साहब, मान लीजिए ना, इतनी ईमानदारी से तो आज ये बात कहनी पड़ेगी आपको। तो डीडीसी के जो चुनाव हुए हैं वो जनता का वोट आतंक पर चोट साफ तौर पर दिख रहा है। सुशील पंडित साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सह संस्थापक है रूट्स इन कश्मीर के। हमारे साथ इस वक्त सलमान निजामी भी है जिनका आज जन्मदिन है। हमारे साथ रऊफ भट्ट साहब भी है जो नेता हैं पीडीपी के। सलमान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अयाज साहब भी हमारे साथ जुड़े राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अयाज साहब, आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, मतलब बीजेपी के हारने का गम है कि गुपकार अलायंस के जीत जाने का गम है, किस बात का गम है? नहीं, इसमें मुझे तो लगता है एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई गम या खुशी की बात नहीं है। कैसे नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है, आप मुझे ये बताइए। जहां हर दिन एक नए तरीके के स्टैंड्स लेने की बात हो रही थी, अचानक वो सारी पार्टियां, 6 पार्टियां एक ग्रुप बना देती है जो पूरा टाइम एक दूसरे से लड़ती आई हैं, जिनकी राजनीति की 2 अलग धुरी है, और आज वो एक हो जाती है। अयाज साहब, कैसे नॉर्मल प्रोसेस है, मुझे बताइए, कहाँ नॉर्मल है? वही अलायंस ये कह रहा था हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ने लगता है। उसका एक खास वजह है कि पिछली बार जब बल्दियाती इलेक्शन, मतलब ईएलबी इलेक्शंस में उन्होंने बाइकआउट किया, तो फिर बीजेपी के लोग, कुछ लोग कहीं जगहों पर आ गए, तो उन्होंने सोचा समझा कि भाई उसी का फायदा उन्होंने ले लिया कि हमने उस वक्त बाइकआउट किया। और इस वक्त क्योंकि वो उनको रहदारी नहीं देना चाहते थे, मुझे कम वक्त में ये बताने की कोशिश कीजिए, अगर ये गुपकार अलायंस नहीं होता तो क्या बीजेपी को यहाँ भारी जीत हासिल हो पाती, या ये अतिशोक्ति होगी कि जीत कश्मीर में? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं बहुत नहीं होती, और इस बात का सहज अनुमान लगा सकते हैं, वो बीजेपी। परंतु मैं सुधांशु जी से बात कर रही हूँ। साहब एक सेकंड रुक जाइए, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। हाँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब बहुत समझदार हैं, तो अगर गुपकार अलायंस नहीं होता तो क्या होता हम समझ सकते हैं, पर मैं तो मानता हूँ ये अच्छा हुआ। याद करिए, जैसे यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनी हमें रोकने के लिए,
हमारी सीटें कम थी, मगर याद करिए देवगौड़ा जी, गुजराल जी तब भाजपा को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया था। वो चला, स्थिति एक मुकाम आया, हमारी अपनी सरकार बनी अटल जी के नेतृत्व में, आज की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं ये कहता हूं कि अब इब्तिदा हो गई है, एक बड़ी खूबसूरत इब्तिदा हुई है और ये इंतहा तक भी पहुंचेगी और वो अंजाम कश्मीर और देश के लिए एक बहुत अच्छा और सुखद तारीख। सलमान निजामी, कांग्रेस को फिर भी 19 सीटें आई है, लेकिन अदर्स जो है वो दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे पर बीजेपी और कांग्रेस एकदम आखिर में। देखिए आखिर में नहीं, ये फाइनल जो है रिजल्ट नहीं है। कांग्रेस, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं ही वो वाहिद शख्स हूं जो बार बार कहता था कि जो भी स्टेटमेंट बाहर से आता था, हमारा मकसद ये है कि हम जम्मू कश्मीर को हमने बचाना है। मेरा बचपन नहीं, हारे नहीं, आप रिजल्ट आपके सामने आएंगे। देखिए आप मुझे अब हारने का वो कसूर आप उनसे पूछिए जो वहां जिम्मेदार थे। मेरा ये कहने का मकसद है कि जम्मू कश्मीर में हमें भी कांग्रेस की जहां जहां कमजोरियां हुई हैं उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। वही तो गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि आप स्ट्रेटजी बनाइए, कांग्रेस को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आप दिल्ली में एक बात कहते हैं, जम्मू कश्मीर में दूसरी। मैं भी कहता हूं, मैं उसका हिस्सा हूं, लेकिन नहीं चलनी चाहिए पॉलिसी। अगर हमने स्ट्रेटजिकली एक अलायंस किया होता तो हमें बैकफुट पे नहीं आना चाहिए और हम ऐसे ही जो है हर स्टेट ऐसे हारते रहेंगे। हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। कांग्रेस को अलायंस करनी चाहिए थी। नहीं, अलायंस की बात नहीं है। देखिए जहां आपको कम्युनल फोर्सेस को हराने की बात है, वहां आपको एक होने की जरूरत है। जब खुद ही हम अलग होंगे तो हम जीत नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो 370 के बाद हालात हुए, हमें एक होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। आप चाह रहे थे कि कांग्रेस को भी जुड़ जाना चाहिए था, गुपकार अलायंस का हिस्सा होना चाहिए था। नहीं, कई सीटों पे तो अलायंस हुआ भी या नहीं भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब के आतंकवादी आपको लगता है? महबूबा मुफ्ती के आतंकवादी है, बंदूक लेके खड़े हैं, वो तो इनके साथ भी थे। आप क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं? अरे भाई, आप बदनाम क्यों करते हैं? गैंग क्या बोलता है? कितना बदतमीज लफ्ज़ है ये गैंग बोलना। आप बहुत प्राउड फील करके कहिए कि नहीं, हाँ कांग्रेस को होना चाहिए था गुपकार अलायंस का हिस्सा। आपको कौन रोक रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात होगी ना। सुधांशु जी, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि चुनाव हुए, बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों ने बाहर निकलकर बढ़ चढ़कर वोट किया और वोट की चोट भी यहां पर हुई है। जीते कोई भी, ये जमहूरियत की जीत हुई है। जिनसे अहमदाबाद आए 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो 5 यात्री पॉजिटिव हैं उनमें से एक ब्रिटिश सिटीजन है। सभी कोरोना पॉजिटिव यात्रियों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। दिल्ली और अमृतसर में भी ब्रिटेन से आए यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि अमृतसर एयरपोर्ट पर 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।